दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, क्या ये लोकसभा चुनावों में कम्युनिकेशन सेंटर बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार से आए लोग रहते हैं। इसी कारण भाजपा ने 2014 में पूर्वांचल से आने वाले मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया और 2019 के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी मनोज तिवारी को अपने उम्मीदवार के तौर पर कायम रखा। कांग्रेस ने इस बार मैदान में उतारा कन्हैया कुमार को। प्रत्याशी के तौर पर कन्हैया की घोषणा के बाद सोशल मीडिया, टीवी न्यूज चैनल्स और न्यूज एंकर्स इस सीट में खास दिलचस्पी लेने लगे। टुकड़े टुकड़े गैंग ये ध्वनियां फिर से गूंजने लगी। पीएम मोदी तक ने इस शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। हालांकि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नारे के झूठ के गुब्बारे की हवा पहले ही निकल चुकी है, लेकिन जब चुनावों में फेक नैरेटिव्स गढ़ने को स्किल मान लिया जाए तो फिर चाहे मोदी हो या गोदी, हैरानी नहीं होती। सो अब सवाल यह है कि कन्हैया केवल एक प्रत्याशी के तौर पर मनोज तिवारी को चुनौती देंगे या कम्युनिकेटर के तौर पर पूरी बीजेपी को? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट प्रत्याशियों की वजह से जरूर अभी चर्चा में आई, लेकिन सच्चाई ये है कि इस क्षेत्र ने बीते सालों में ट्रैफिक जाम से लेकर सड़कों की बुरी स्थिति जैसी बुनियादी समस्याएं भी झेली और दुर्भाग्यपूर्ण दंगा भी। दंगों के दौरान सांसद मनोज तिवारी पीड़ितों के पक्ष में वोकल नजर नहीं आए, वहीं कन्हैया दंगों के खिलाफ और दंगा करने वालों के खिलाफ देश भर में बोलते रहे। अगर इन चुनावों की बात करें तो मनोज तिवारी 2 बार जीते हुए सांसद के तौर पर मैदान में उतरेंगे, जबकि कन्हैया एक ऐसे कम्युनिकेटर के तौर पर जो किसी भी मंच पर हो अपनी बात रखते भी हैं और पहुंचा भी देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कन्हैया का दिल्ली नॉर्थ ईस्ट लोकसभा चुनाव में उतरना मैसेजिंग के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा? क्या मनोज तिवारी अपनी शैली बदलेंगे या फिर मोदी के नाम पर ही चुनावों को अप्रोच करेंगे? मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, सहज व्यक्ति हैं, अपने गानों के कारण लोकप्रिय भी हुए और अब उन्हीं गानों के कारण आलोचना भी झेल रहे हैं। मनोज तिवारी से आपके राजनीतिक विवाद भले ही हो सकते हैं, लेकिन बेबी बीआरपी के नाचे धमक धमक धम ऐसे गीतों ने अपना एक अलग फैन बेस तैयार किया है। ठीक ठाक गीत लिखा है तिवारी जी ने। न जाने वे कौन लोग हैं जो भोजपुरी सिनेमा पर अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप इन पर लगाते रहते हैं। अरे मन हो तसंका मिटा, What do you mean? फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। मनोज तिवारी कई वजहों से चर्चा में बने रहते हैं, कभी मोदी जी को दंडवत प्रणाम करने के लिए तो कभी अपने विरोधियों पर तीखी टिप्पणी के लिए। वैसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते, मगर फिर भी आएंगे तो देखेंगे। मनोज किसी स्कूल के कार्यक्रम में एक शिक्षिका द्वारा गीत सुनने के आग्रह पर नाराज हो जाते हैं। ये तमीज है आपकी? गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतने भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने जरा, आप जरा गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं तो छात्रों से कैसे बात करेंगे? लेकिन मीडिया कॉन्क्लेव में सांसद के तौर पर शामिल होकर गीत गाते हैं। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देली। सांसद के तौर पर मनोज के कार्यकाल को देखने में ये दृश्य सहायक होंगे। लोग ट्रैफिक से परेशान हैं, गंदे और खुले हुए नाले नालियों से लोग परेशान हैं, सड़कें इतनी संकरी हैं कि आए दिन यहां एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जिस सड़क को बनवाने को लेकर 2014 के मैनिफेस्टो में वादा किया गया था, वो सड़क आज तक नहीं बनी है। मनोज तिवारी के लिए इस बार मुश्किल की घड़ी है। मुश्किलें तो उनके जीवन में रही हैं। बेचारे बड़े बड़े नेताओं के सामने एक सुरक्षा कर्मी की तरह मंच से नीचे खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ तो है जिसके कारण दिल्ली के 7 सांसदों में से केवल इन्हीं को भाजपा ने रिटेन किया है। वो कुछ संभवतः मोदी में असीम आस्था और समर्पण हो सकता है।
मोदी की तस्वीर को दंडवत करते हुए वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। अब ये देखिए कि कैसे एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के मुद्दों के लिए भी मोदी पर ही आश्रित है। मोदी जी के पास प्लान है, दिल्ली का बहुत बड़ा प्लान है। क्या प्लान है, आपने देखा है? जी देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है। लेकिन क्या इन चुनावों में मनोज इस तरह से बच पाएंगे? मनोज के सामने चुनावी मैदान में खड़े हैं कन्हैया कुमार। प्रत्याशी के तौर पर कन्हैया की घोषणा के बाद मनोज तिवारी ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले 40 दिन के भ्रमण पर आए हैं। कन्हैया कुमार को हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मोदी के नेतृत्व में 10 साल में हुए 14,600 करोड़ के कामों पर नजर जरूर डालनी चाहिए। कन्हैया कुमार पहली बार नेशनल टीवी चैनल्स की हेडलाइंस में आते हैं फरवरी 2016 में। जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आरोप लगता है देश विरोधी नारे लगाने का और धारा लगती है राजद्रोह की। 3 सालों तक इस मामले में पुलिस चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाती। खैर, पत्रकारिता के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़े टीवी मीडिया और बीजेपी को जेएनयू, कन्हैया कुमार, उमर खालिद और ऐसे अन्य युवाओं के खिलाफ नफरत फैलाने और नकारात्मक छवि निर्माण का मौका मिल जाता है। वहीं से टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का जन्म होता है और आज तक पीएम मोदी उस शब्द पर अटके हुए हैं। केवल पीएम मोदी नहीं, मनोज तिवारी भी इसी शब्द के जरिए कन्हैया पर हमला बोल रहे हैं। जबकि टुकड़े टुकड़े गैंग या कन्हैया कुमार के बारे में बीजेपी के लद्दाख के सांसद की पत्नी का क्या कहना है, वो सुनिए। कन्हैया के साथ गलत हुआ। तो ये लोग तो कन्हैया कुमार को एकदम टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना मानते हैं। यही तो लोगों का, आउटसाइडर्स का यही परसेप्शन है। जो दिखाया गया लोग आम जनता को, वो बहुत गलत दिखाया गया। मैं यही बोल सकती हूँ कि कन्हैया उसमें नहीं था, उस नारे में। टीवी पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी इस सवाल पर कन्हैया ने लगभग निशब्द कर दिया था। इन सबसे एक बात स्पष्ट है कि कन्हैया पूरी तरह से नकारात्मक माहौल के बीच भी अपना पक्ष रखने में ना तो कभी हिचके और ना ही कभी कमजोर दिखे। भाषा के स्तर पर और शैली के मामले में भी कन्हैया किसी भी हद तक चले जाते हैं। गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए। डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल स्पीक, दोगला हैं क्या? यस, यदि डबल, क्या ये कारण है कि खुद मोदी कन्हैया के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए हैं? कम्युनिकेशन के नजरिए से कन्हैया की मजबूती को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन क्या कम्युनिकेशन के बल पर कन्हैया कुमार चुनावी सफलता भी अर्जित कर लेंगे? ये बड़ा सवाल है। कन्हैया के खिलाफ खड़े मनोज तिवारी 2 बार से सांसद हैं, जबकि कन्हैया 2019 लोकसभा चुनावों में बेगूसराय से सीपीआई की टिकट पर चुनाव लड़े और बड़े अंतर से हारे थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में निम्न आय सीमा के लोग बड़ी संख्या में हैं। क्या उनके ऊपर मोदी का चेहरा, फ्री अनाज या हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा असर डालेगा, या क्या महंगाई, सड़क जैसी बुनियादी सुविधा और हिंसा उनके लिए बड़ा मुद्दा बनेगा? ये देखने वाली बात होगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पूरे देश का सबसे सघन आबादी वाला इलाका है। इसकी वजह है यहाँ पर बनी अनधिकृत कॉलोनियां, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से प्रवासी या माइग्रेंट जनसंख्या सबसे ज्यादा आकर बसी हुई है। इस इलाके में बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी, गोकुलपुरी जैसे क्षेत्र आते हैं, जहाँ सैकड़ों की तादाद में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं। इनमें बड़ी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर काम करने वाली आबादी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखकर भाजपा ने 2014 में मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया और 2019 के बाद 24 में भी उन्हें रिटेन किया गया है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी को लेकर विरोध पिछले 4 सालों में काफी बढ़ गया है। मनोज तिवारी की क्षेत्रीय पहचान, मतलब कि उनका बिहारी होना, इस बार शायद ही कारगर हो, क्योंकि नंबर 1 दोनों उम्मीदवार बिहारी हैं। नंबर 2 कांग्रेस और आप गठबंधन में ये चुनाव लड़ रही हैं। नंबर 3 मनोज तिवारी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर रहेगा। नंबर 4 दिल्ली दंगों की आग भी भाजपा की संभावनाओं पर चोट करेंगे। मनोज तिवारी जब नए राजनीति में आए थे, तब 2009 में वो समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़े थे और हार गए थे। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी ने 7,87,799 वोट पाकर कांग्रेस के प्रत्याशी शीला दीक्षित को हराया था, जिन्हें 4,21,697 वोट मिले थे। उस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में नहीं थी। आपके दिलीप पांडे थे, जिनको 1,90,856 वोट हासिल हो पाए थे।
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में मुसलमान और दलित वोटर्स की संख्या खूब प्रभावी है। मुस्लिम यहाँ लगभग 21% और एससी वर्ग के लोग लगभग 17% हैं। मुस्लिम वोटर अगर इंडिया गठबंधन की तरफ एक मुश्त चला जाता है, जिसकी संभावना भी है, तो एससी वोटर किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगा। इस बार के चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा भी काफी जोर पकड़ सकता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर सीट शामिल है। इन 10 विधानसभा सीटों में रोहतास नगर, गोंडा और करावल नगर में बीजेपी के विधायक हैं, जबकि बाकी 7 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। जाहिर है डेमोग्राफिक डिटेल्स और मौजूदा समीकरण देखते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भाजपा के लिए कागजों पर मजबूत सीट दिख सकती है, लेकिन यह तय है कि मनोज तिवारी के लिए लोकसभा चुनाव की लड़ाई केक वॉक नहीं होने वाली। एक और बात जिसे लेकर बीजेपी के खेमे में चिंता हो सकती है, वो है कन्हैया कुमार का मीडिया में असर। तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया भी शायद ही उन्हें इग्नोर कर पाए। कन्हैया छात्र राजनीति के रास्ते मुख्य राजनीति में आए हैं, लोगों से कनेक्ट करने का हुनर जानते हैं, ये कन्हैया के लिए सकारात्मक है। वहीं मनोज तिवारी 10 सालों से इस क्षेत्र के सांसद हैं, बीजेपी से आते हैं, उनके पास सत्ता की ताकत भी है और मीडिया की ताकत भी। ये मनोज तिवारी के पक्ष में जाता है। लेकिन कन्हैया कुमार के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही मनोज तिवारी से लेकर नरेंद्र मोदी तक जिस तरह फेक नैरेटिव से कन्हैया का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि चुनावों का ये खेल गंदा हो सकता है, और दूसरा ये कि भाजपा घबराहट में तो है। हम न तो कोई भविष्यवाणी करते हैं और न ही फेक ओपिनियन पोल्स चलाते हैं। स्थितियों और आंकड़ों को देखते हुए ये तय है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट दोनों प्रमुख उम्मीदवारों कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के लिए एक कठिन सीट बन चुकी है। आपको क्या लगता है, कौन बाजी मारेगा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।